उसके शरीर पर टैटू ना बने हों, अगर बने भी हैं तो वो उन्हें ढक कर रखे या फिर छुपा कर। जापान में टैटू बनवाने वाले लोगों को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ एक याकुजा नाम का माफिया समूह है जिनकी पहचान टैटू से ही करी जाती है। याकुजा के लोग अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं और आपराधिक काम करते हैं। इसीलिए जापान में आम लोग टैटू बनवाने वालों को एक बुरा आदमी मानते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के शरीर पर टैटू बने होते हैं तो उसे जिम में एंट्री नहीं मिलती। पब्लिक टॉयलेट में भी वो इंसान नहीं जा सकता। रेस्टोरेंट में और स्विमिंग पूल में भी उसकी एंट्री बैन होती है। जापान के लोग प्राचीन समय से ही टैटू को बुरा मानते आए हैं। जब यहाँ ईदो काल था उस समय टैटू को एक सजा के तौर पर देखा जाता था। जब कोई अपराध करता था तो उसके पूरे शरीर पर टैटू गुदवाए जाते थे। यहाँ तक कि देह व्यापार करने वाली महिलाएं भी अपने खास ग्राहकों के लिए टैटू बनवाया करती थी। यहाँ टैटू को इतना बुरा माना जाता है कि साल 1948 से पहले शरीर पर टैटू बनवाना एक अपराध था, लेकिन 1948 के बाद इसे कानूनी रूप से मान्यता दी गई। आज भी टैटू बनवाने के लिए जापान में 18 साल की उम्र होनी ही चाहिए। जो टैटू बनाता है उसके पास स्पेशल लाइसेंस होना चाहिए। बहुत ही कम लोग आपको जापान में टैटू के साथ दिखेंगे। जो टूरिस्ट भी जापान में जाते हैं और अगर उनके शरीर के किसी हिस्से पर टैटू बना है तो उसे ढकने की ही सलाह दी जाती है। जापान पूर्वी एशिया का आइलैंड देश है जो कई आइलैंड से मिलकर बना है। इसका हिस्सा प्रशांत महासागर से घिरा है। जापान में यूं तो कई आइलैंड्स हैं, पर मेन यहाँ पर 3 आइलैंड है जिससे ये पूरा देश बनता है। पहला है होक्काइडो, दूसरा है होन्शु और तीसरा है क्यूशो। यहाँ का सबसे बड़ा और घनी आबादी वाला शहर टोक्यो है। यहाँ पर 3 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिस वजह से ये शहर दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। टोक्यो में ये है शिबुया क्रॉसिंग, जो दुनिया का सबसे बिजी और फेमस चौराहा है। यह क्रॉसिंग शिबुया स्टेशन के पास मौजूद है। इस चौराहे पर जब रेड लाइट होती है तो एक साथ सैकड़ों लोग सड़क पार करते हैं, जो इसे और ज्यादा बिजी बनाते हैं। एक साथ सैकड़ों लोगों को सड़क पार करते देखना एक अनोखा अनुभव है। इस क्रॉसिंग से जितनी तेजी के साथ लोग सड़क पार करते हैं, ये उस बात को भी दिखाता है कि टोक्यो के लोग कितने ज्यादा बिजी हैं, कितने ज्यादा तेज हैं और कितने ज्यादा नियमों को मानने वाले हैं। जापान वैसे तो एक आधुनिक देश है, लेकिन यहाँ आज भी ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहाँ महिलाओं के जाने पर पाबंदी है। इन जगहों पर केवल पुरुष ही जा सकते हैं। ओकिनोशिया आइलैंड यहाँ एक प्राचीन मंदिर है। इस आइलैंड को यूनेस्को में जगह दी गई है। इस आइलैंड पर केवल पुरुष ही जा सकते हैं। महिलाओं का मंदिर में जाना तो छोड़िए, आइलैंड पर कदम रखना भी मना है। यहाँ समंदर की देवी की पूजा करी जाती है और साल में केवल 200 पुरुष ही यहाँ पर आ सकते हैं। महिलाओं की एंट्री पर बैन है, जबकि पूजा समंदर की देवी की करी जा रही है और महिलाओं को ही इस तीर्थ स्थल पर जाने से रोक दिया जाता है। महिलाएं इस आइलैंड के पहाड़ों पर भी नहीं चढ़ सकती। यहाँ एक बोर्ड भी है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि महिलाएं यहाँ नहीं जा सकती। इसी तरह माउंट ओमिन है, यहाँ भी महिलाओं का आना मना है। पुरुषों को इस आइलैंड पर जाने से पहले नहाना पड़ता है और महिलाओं को आने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा जापान में सूमो रिंग में भी महिलाओं को घुसने की इजाजत नहीं है और भी कई कड़े नियम हैं, जैसे कि तालाक के बाद महिला को 6 महीने तक दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं है। अगर उसे दोबारा शादी करनी है तो कम से कम 6 महीने इंतजार करना ही पड़ेगा। जापान जहां एक तरफ तेजी के साथ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ आज भी जापान में कई ऐसी परंपराओं को निभाया जाता है। हालांकि पहले जितना इनका प्रभाव था उतना अब नहीं है, लेकिन ये जापान की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ये है शिनकेकाई इलाका, जो कि जापान के ओसाका शहर में मौजूद है। इसे बसाया गया था 20वीं शताब्दी में, जो कि न्यूयॉर्क और लंदन के डिजाइन के आधार पर बनाया गया है। ये जगह बहुत ही फेमस है। यहाँ आपको हजारों गेम्स देखने को मिलेंगे। टेकन, मुस्तफा, स्नो ब्रोस, शिनचैन, हगिमारू, बहुत सारी गेमें, क्योंकि जापान में वीडियो गेम का एक अलग ही क्रेज है। यहाँ की सबसे फेमस बिल्डिंग है सोतन काका। ये सोतन काका टावर, जो कि हिताची कंपनी का है। इस गली में अक्सर काफी भीड़ रहती है और टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ की दुकानों के बोर्ड पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये क्या लिखा है हमें भी नहीं पता। जापान में जब लोग ट्रेन या बस में सफर करते हैं और उनकी सीट फुल हो जाती है और अगर कोई बुजुर्ग इंसान आकर खड़ा हो जाता है, तो आमतौर पर उसके लिए सीट खाली नहीं करी जाती। एक जवान इंसान अगर अपनी सीट से उठकर उस महिला या बुजुर्ग आदमी को अपनी सीट ऑफर करता है, तो वो बुजुर्ग या महिला उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करते,
क्योंकि जापान में जल्दी कोई किसी की मदद नहीं लेना चाहता। यहाँ हर किसी को बराबर ही माना जाता है, किसी में कोई फर्क नहीं किया जाता। जो पहले आता है सीट उसी की होती है। अगर कोई अपनी सीट देने की कोशिश भी करता है तो वो बुजुर्ग इंसान या महिला तभी उस सीट पर बैठती है जब उसे बोला जाता है कि हम आने वाले स्टेशन पर उतरने वाले हैं। ये सुनकर ही वो उस सीट पर बैठता है। हालांकि ज्यादातर देशों में बुजुर्गों के लिए लोग सीट खाली कर देते हैं। जापान के लोग भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ के बुजुर्ग उन पर तभी बैठते हैं जब उस सीट पर बैठा दूसरा इंसान ट्रेन से उतरने वाला हो। यहाँ सब बराबर नजरिए से देखे जाते हैं, फिर चाहे उसमें महिला हो, जवान हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चा। वैसे तो ज्यादातर देशों में या समाज में जूते घर के बाहर ही उतारे जाते हैं, उनके लिए अलग से रैक बनाए जाते हैं। फिर भी कभी कभी लोग जूते घर के अंदर ले ही जाते हैं, पर यहाँ जूते घर से बाहर उतारना बहुत जरूरी है। ये यहाँ की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। घर से बाहर जूते उतारने के पीछे कई वजह हैं। एक तो इसे साफ सफाई और शुद्धता से जोड़ा जाता है। जापान की संस्कृति में घर को एक पवित्र जगह माना जाता है, जहाँ कोई बाहर की गंदी चीजों को अंदर नहीं ला सकता। जापान में घर के अंदर जाने से ठीक पहले एक खास जगह बनाई जाती है, जिसे जैनकैन कहते हैं। ये एक फर्श होता है जो घर के अंदर जाने से पहले मेन दरवाजे पर होता है, ठीक फर्श के नीचे। ये जगह खासतौर पर जूते उतारने के लिए ही बनाई जाती है। यहाँ नई चप्पलें स्लीपर रखी होती हैं, जिन्हें पहनकर घर में जाना होता है, या फिर मोजे पहनकर। अपने जूतों को सभी इन फर्श पर ही उतारते हैं और जब बाहर जाना होता है तो यहीं बैठकर पहनते हैं। ये लोग अपने जूते कभी घर के अंदर पहनकर नहीं जाते, चाहे फिर वो जूता चमक ही क्यों न रहा हो। जापान में एक और बेहद ही खास चीज देखने को मिलती है, जो यहाँ के रेस्टोरेंट या होटल में होती है, वो है टिप देना। हम दुनिया में कहीं भी जब भी किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं और अगर हमें वहाँ का खाना या सर्विस अच्छी लगती है तो हम उससे खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं टिप के तौर पर, या कभी खुले पैसे वापस ही नहीं लेते। लेकिन यहाँ जापान में अगर कोई खुश होकर किसी को टिप देता है तो यहाँ ये लोग उस टिप को कभी नहीं लेते, बल्कि टिप लेना जापान में उनकी बेइज्जती के बराबर है। उनका मानना है कि हमने अपनी सबसे अच्छी सर्विस दी, सबसे अच्छा खाना परोसा, अपने ग्राहक का पूरा ख्याल रखा, और अगर वो हमें टिप दे रहा है तो इसका मतलब है वो हमारे काम से खुश नहीं है, वो पैसे देकर हमसे और भी अच्छी सर्विस चाहता है। इसीलिए यहाँ के लोग अपने काम को पूरी लगन से ही करते हैं और कभी टिप के रूप में पैसे नहीं लेते। अगर किसी को उनका खाना या फिर सर्विस पसंद आती है तो उन्हें धन्यवाद कह सकते हैं, या फिर आरियातो, जिसका जापान में मतलब होता है धन्यवाद, ये कह सकते हैं। जापान में 2018 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें जापान के आधे लोग खुश हुए तो आधे लोग काफी नाराज भी। ये कानून था धूम्रपान को लेकर। साल 2018 में जापान में पब्लिक प्लेसेस पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून बनाया गया। इस कानून के तहत स्कूलों में, अस्पतालों में, सरकारी बिल्डिंग्स में और स्थानीय इमारतों में उनके आसपास धूम्रपान करने पर रोक लगा दी गई। जो भी इन जगहों पर धूम्रपान करते पकड़ा गया तो उस पर 2,26,000 रुपए का जुर्माना है, और अगर कोई स्कूल या अस्पताल, सरकारी विभाग अपनी जगहों पर इसकी इजाजत देगा तो उस पर तो 3,86,000 रुपए का जुर्माना है। जिन्हें धूम्रपान करना है उनके लिए कुछ खास जगह बनाई गई हैं, जो इन अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी बिल्डिंग से अलग हैं। वहां जाकर अक्सर लोग धूम्रपान करते हैं, पान नहीं करते। लेकिन रेस्टोरेंट में, होटल में और बार जैसी जगहों पर ये कानून लागू नहीं होता। लोग रेस्टोरेंट में, होटल में या फिर बार में कहीं भी स्मोकिंग कर सकते हैं। इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि इस कानून को अगर लागू करना है तो सभी जगह करना चाहिए, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर होटल। जापान के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ काम करने का तरीका काफी अजीब है, जिसे कौशी कहा जाता है। कौशी का मतलब होता है काम करते करते थक कर ज्यादा काम करते हैं कि कई बार वो थकने के कारण मर ही जाते हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ एक कानून बनाया गया ताकि ज्यादा काम करने वाले लोगों की जान बचाई जा सके। जापान में अक्सर लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, यहाँ तक कि एक हफ्ते में 80-80 घंटे और ओवर टाइम अलग से। इस वजह से हर साल यहाँ पर 2,000 से ज्यादा लोग ज्यादा काम करने की वजह से मारे जाते हैं। ज्यादा काम करने से इन्हें बीमारियां घेर लेती हैं, दौरे पड़ते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और लोग आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते हैं। 1970 में जब जापान विकास कर रहा था तो लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम करने में लगे थे। 1980 के दशक में जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तब भी लोग
बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। लेकिन 90 के दशक में यहाँ मंदी का दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से कंपनीज ने अपने कर्मचारियों पर दबाव बनाना शुरू किया और इनसे इतना ज्यादा काम करवाया, पहले से भी ज्यादा ओवर टाइम करवाया। यहाँ के लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके चलते थकते भी बहुत हैं। फिर भी खुश रहने का दिखावा करना पड़ता है। ये लोग अपने जीवन से ज्यादा काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ एक जंगल भी है जिसे आओ की गहारा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ जितने पेड़ हैं उतने लोगों ने आत्महत्या करी है। जापान में अगर किसी की नौकरी कंपनी में लग जाती है तो वो पूरी जिंदगी उसी कंपनी के लिए काम करता है। ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि लोगों ने अपने पूरे जीवन में एक ही कंपनी के लिए काम किया है। जापान की बात हो और यहाँ की ट्रेन की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। जापान अपनी बुलेट ट्रेन के लिए जाना जाता है, जो हवा से भी तेज चलती है। अगर यहाँ कोई ट्रेन 10 से 20 सेकंड भी लेट हो जाती है तो उसके लिए ट्रेन चलाने वाली कंपनी लोगों से माफी तक मांगती है। जापान की ट्रेन सर्विसेज में कुछ ऐसे लोग भी काम पर रखे जाते हैं जो लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का मारने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ ऑफिस टाइम पर एक साथ हजारों लोग सफर करते हैं, जिस वजह से भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों को ट्रेन में अंदर घुसाने के लिए धक्का मारने वाले लोगों को काम पर रखना पड़ जाता है। यहाँ जापान में एक खास तरह का कडल कैफे होता है, जिसमें लोग अपनी थकान मिटाने, अकेलापन दूर करने आते हैं। इन कैफेज में एक पार्टनर भी दिया जाता है जो थके आदमी को अपने गले लगाती है, उससे बात करती है और उसके मन को शांत करने की कोशिश करने के साथ साथ उसकी थकान भी दूर करती है। लोग इसके गले लगते हैं और अपनी थकान को मिटाते हैं। इनमें कई तरह की थेरेपीज भी दी जाती हैं, यहाँ तक कि एक आरामदायक बिस्तर लगाया जाता है ताकि उस पर सोकर थकान को पूरी तरह से दूर किया जा सके। जितनी देर इन कडल कैफेज में रुकना होता है उसी के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। इनका माहौल बिल्कुल शांत और धीमी रोशनी वाला होता है ताकि मन को और ज्यादा शांति मिल सके। जापान में जो एक और चीज हर जगह देखने को मिलती है वो है वेंडिंग मशीन। यहाँ के पार्क में, गलियों में, मेट्रो स्टेशन पर, बाजार में, हर जगह पर ये रंग बिरंगी वेंडिंग मशीनें लगी हुई हैं, जिनसे पीने के लिए पानी, सोडा, कॉफी, आइसक्रीम, चिप्स, बिस्किट, दूध और अंडे तक निकलते हैं। इन्हें इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, मानो कोई एटीएम। इनमें चाहे कैश का इस्तेमाल करो या फिर क्रेडिट कार्ड का। वेंडिंग मशीन जापान की संस्कृति का एक हिस्सा बन चुकी है, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलता है। ये वेंडिंग मशीनें बिना किसी दुकानदार के चलती हैं। इनका साइज छोटा ही होता है तो बहुत ही कम जगह पर ये लगाई जा सकती हैं, जिससे जगह जगह दुकान खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको जो सामान या खाने पीने की चीज चाहिए होती है वो इन्हीं वेंडिंग मशीन से निकाल लेता है। क्योंकि जापान में जगह की बहुत कमी है और लोग ज्यादा हैं, तो ये वेंडिंग मशीनें काफी कारगर साबित होती हैं। अगर हम जापान के क्षेत्रफल की बात करें तो ये आइलैंड देश, जो कि 3,77,795 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 67वां बड़ा देश है। यहाँ की आबादी 12 करोड़ 60 लाख है, जिनमें से 48.5% पुरुष हैं तो 51.5% महिलाएं हैं। यहाँ के 98% लोग शिंटो धर्म और बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि 1 से 2% में ईसाई धर्म और अन्य धर्मों के लोग हैं। क्योंकि जापान एक आइलैंड देश है तो इसके पास रहने के लिए जमीन ज्यादा नहीं है। यहाँ के 12 करोड़ 60 लाख लोग जापान के केवल 20% हिस्से पर आबाद हैं, जबकि जापान का 80% हिस्सा पहाड़ों से भरा हुआ है, ज्वालामुखी से घिरा है। यहाँ काफी ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं और तूफान भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए जापान के ज्यादातर लोग यहाँ के 3 शहरों में बसे हैं। पहला तो राजधानी टोक्यो, दूसरा है ओसाका और तीसरा है क्योटो। जापान के लोगों को गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद है। प्राकृतिक रूप से निकलने वाले गर्म पानी की जगहों को ऑनसेन कहते हैं। इनमें नहाना जापान की संस्कृति का अहम हिस्सा है। ऑनसेन में नहाने के बड़े फायदे भी हैं, जैसे इनमें नहाने से शरीर में होने वाले दर्द से राहत मिलती है, तनाव कम होता है और थकावट तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाती है। जापान में हजारों ऑनसेन मौजूद हैं, जो पहाड़ों की प्रकृति की खूबसूरती के साथ होते हैं। जब जापान के लोग इनमें नहाने जाते हैं तो अपनी संस्कृति के कपड़े पहनते हैं। ऑनसेन भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें से एक है यूचू, इसका पानी बहुत गर्म होता है। दूसरा है जुकू, इसमें पानी नहाने लायक होता है, जिससे काफी ज्यादा फायदा मिलता है। और तीसरा है काकुजुकोन, ये निजी होते हैं और परिवार या दोस्तों के साथ लोग इसमें नहाते हैं। जापान के लोगों को सुशी खाना सबसे ज्यादा पसंद है। ये चावल और समुद्री खाना जैसे कि मछली और झींगे के साथ बनाया जाता है। यहाँ की अगर नेशनल डिश की बात करें तो ये है चावल और मिसो सूप।
इसके अलावा जापानी लोगों को रमेन, जो कि एक नूडल सूप है, उसे चिकन सब्जी और सॉस के साथ खाना बहुत पसंद है। इसी तरह ओकोनियामी, टेम्पुरा, काईसेकी भी यहाँ के लजीज खानों में गिना जाता है। ये है जापान का सबसे खूबसूरत गांव शिराकावा-गो। ये जापान के गीफू में बसा पहाड़ों से घिरा गांव है। यहाँ बर्फबारी होती है, इसीलिए गांव के घरों की छत थोड़ी तिरछी है ताकि बर्फ का वजन इन पर ना पड़े। इसके अलावा गोयानामा विलेज भी काफी सुंदर है। ये गांव अपनी गश्मी डिजाइन की इमारतों के लिए जाना जाता है। जापान में वैसे तो सारे ही मौसम आते हैं, लेकिन यहाँ का पतझड़ का मौसम सबसे खास माना जाता है। इस मौसम में मानो जापान लाल और सुनहरे रंग में बदल जाता है। पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, जिनका रंग बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ का पतझड़ का मौसम इतना फेमस है कि टूरिस्ट तक इसे देखने आते हैं। जापान की अनोखी संस्कृति, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और खूबसूरती को देखने हर साल 40 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं।